सम्राट चौधरी को क्या बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा? क्या उनकी दावेदारी समाप्त कर दी जाएगी? उदित, उनका तो प्रमोशन बीजेपी ही ना कर रही है। अपने बदौलत सम्राट थोड़ा जितना बड़ा फिगर बन गए हैं। ये तो अमित शाह का दया दृष्टि है नरेंद्र मोदी का कि जिसको मन वो रातों रात हीरो बना देते हैं। कि जो दिल्ली के लुटियन जोन में बैठा है, जो आरसीआर में बैठा है, लोग प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, जो 16 राज्यों को चला रहे हैं, फिर भी उन राज्यों में एक ही पार्टी जो है वो चुनाव जीत रही है, बीजेपी। कल एक कार्यक्रम हुआ था इनका पान समाज का, आईपी गुप्ता का। वो अपना एक पार्टी बना लिए हैं एक जाति के वोट के आधार पर। मुकेश सहनी देखिए मल्लाहों का अपना पार्टी बना लिए हैं। मांझी जी को देखिए मुसहरलों का पार्टी बना लिए हैं। चिराग को देखिए पासवानों का पार्टी बना लिए हैं। नीतीश कुमार जी यात्रा पे जा रहे थे तो सम्राट चौधरी को सबसे आगे कर रहे थे और बार बार इशारा कर रहे थे कि अब यही सब कुछ देखेंगे। जब योगी आदित्यनाथ का 2017 में चयन होना था, उस समय वेंकैया नायडू को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। लेकिन ये सवाल जरूर है कि जब 2025 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट आया, 89 सीट, उसके बाद विधायक दल के नेता के तौर पर चयन सम्राट चौधरी का ही हुआ। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जो लालू का जो पॉलिटिक्स था, जो नीतीश का पॉलिटिक्स था, क्या बीजेपी उसी को कंटिन्यू करेगी? मेरा स्व आकलन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है और आकलन है कि ऐसा बीजेपी होने नहीं। नमस्कार, न्यूज 11 भारत बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन तेज है नई सरकार के गठन को लेकर। इस बीच एनडीए ने एक बड़ी घोषणा की, शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बनाया। सियासी गलियारों में यह चर्चा खूब थी कि सम्राट चौधरी जो होंगे वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल के नेता थे ही, लेकिन उस बीच में शिवराज सिंह चौहान का पटना आना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भाजपा ने सम्राट चौधरी की दावेदारी समाप्त कर दी है? क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे? कई सवाल शिवराज सिंह चौहान के आने से खड़े हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगी उदित से। उदित, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंच रहे हैं, क्या माना जाए? क्योंकि विधायक दल के नेता तो सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी को क्या बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा? क्या उनकी दावेदारी समाप्त कर दी जाएगी? उदित, देखिए, सिरे से नहीं कहा जा सकता कि उनकी दावेदारी जो है वो समाप्त कर दी जाएगी या वो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जो आप चर्चा कर रही हैं, शिवराज सिंह चौहान जो पर्यवेक्षक बनाए गए, ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, ये चुनावी प्रक्रिया है। ये एक प्रोसेस होता है जिसके मार्फत पार्टी जो है वो बीजेपी का अपना इंटरनल जो उनका एक प्रक्रिया है उसके तहत का ही है। अब याद कीजिए ना, यूपी में जब योगी आदित्यनाथ का 2017 में चयन होना था तो उस समय वेंकैया नायडू को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। राजस्थान में राजनाथ सिंह को बनाकर भेजा गया था। उसी तरह कैलाश विजयवर्गीय को एमपी में बनाकर भेजा गया था। फिर शिवराज सिंह चौहान से वहाँ पर्ची जो है निकलवा दिया गया। तो ये तो एक प्रोसेस है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि जब 2025 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट आया, 89 सीट्स, उसके बाद विधायक दल के नेता के तौर पर चयन सम्राट चौधरी का ही हुआ था। तो क्या जो चयन था वो खत्म हो गया? मतलब उसे खत्म कर दिया गया? पार्टी मान रही है कि एक नए सिरे से विधायक दल के नेता चुना जाएगा। और अब अगले 48 घंटे जो है, देखिए आज 13 तारीख का ये सुबह का समय है। मुझे लगता है कि कल इस समय शिवराज सिंह चौहान पटना भी रहेंगे और सीएम नीतीश का कल इस्तीफा भी इस समय तक होते रहेगा। हम लोग सीएम हाउस से दिखाते रहेंगे नीतीश कुमार का जो इस्तीफा होगा, राज्यपाल भवन जाकर इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए 5 मार्च मतलब होली के अगले दिन, जिस दिन नीतीश कुमार ने अपना नामांकन राज्यसभा के लिए भरा, उसके बाद से मतलब एक सूत्री तरीके से नाम जो है वो सिर्फ सम्राट चौधरी का ही दिखाया जाने लगा। बीच में छोटे छोटे कई नाम आए, लेकिन उन पर उतनी गहनता से और गंभीरता से चर्चा नहीं हुई जितना सम्राट पे चर्चा हुआ। श्रेयसी सिंह का नाम भी चला, नित्यानंद राय का नाम भी चला, धर्मशिला गुप्ता का भी चला, दिलीप जायसवाल का भी चल गया, संजय जायसवाल का। जितना नाम मीडिया जानती थी बीजेपी में, सबका नाम चल गया। 3 दर्जन नाम चल चुका है अभी तक। अब सवाल ये है कि यहाँ का जो सबसे बड़ा मुझे जो लगता है कि हमारे यहाँ का जो मीडिया हाउसेज है पटना का, इनके लिए राजनीति का मतलब होता है 90 के, चूंकि जो बहुत सीनियर पत्रकार हैं वो भी अपना करियर का शुरुआत 90 के दौर में ही उन्होंने किया। और 90 के बाद बिहार में सिर्फ मंडल की ही राजनीति चल रही है। मतलब ओबीसी के ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चाहे लालू यादव बने, राबड़ी देवी बनी या फिर नीतीश कुमार बने। अगर बीच के हम 7-8 महीनों को हटा दें जो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, तो इनके दृष्टिकोण में, इन पत्रकारों के नजर में ओबीसी या यूं कहिए कि जो त्रिवेणी संघ है, यादव, कोयरी और कुर्मी, इन्हीं का पॉलिटिक्स इनको समझ में आता है। दूसरी बात, इनके लिए राजनीति का मतलब होता है अणे मार्ग से लेकर पोलो रोड के बीच में ही पूरी राजनीति इनको समझ में आती है। ये सोच ही नहीं पाते हैं
कि जो दिल्ली के लुटियन जोन में बैठा है, जो आरसीआर में बैठा है लोग, प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, जो 16-16 राज्य को चला रहे हैं और सब राज्य एक दूसरे से अलग है, वहां का केमिस्ट्री अलग है, वहां का एनोलॉजी अलग है, वहां का डेमोग्राफी अलग है, वहां के मुद्दे अलग हैं, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी उन राज्यों में एक ही पार्टी जो है वो चुनाव जीत रही है, बीजेपी। तो वो कितनी व्यापकता से चीजों को सोच सकती है, वो यहाँ के ना नेता समझ पाते हैं और ना पत्रकार समझ पाते हैं। मैं भी उससे बाहर नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दिल्ली का राजनीति समझता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि 2014 के बाद से जो राजनीति बिहार में, माफ कीजिएगा, पूरे देश में देखने को मिल रही है। आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि अगर सम्राट नहीं बनेंगे तो ओबीसी टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। भाई, अगर जाति की राजनीति ही बीजेपी करती पूजा, आप खुद सोच के देखिए। अमित शाह का हम चर्चा करते हैं, जैन समुदाय के हैं, कितनी आबादी है देश में जैनों की। अमित शाह जिस बिहार में तेली कहते हैं, उस जाति से आते हैं, लेस देन 1%, 1% से कम आबादी है उनकी पूरे देश में। अगर वो जाति की ही राजनीति करने लगे तब तो वो पॉलिटिकली सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन 15 साल, 12-13 साल सीएम रहे, लगातार तीसरी बार अब प्रधानमंत्री बने। अमित शाह का आप देख लीजिए, लगातार मतलब शीर्ष पे ही है देश में, सबसे शीर्ष पे यही 1 नंबर 2 नंबर पर बैठे हुए लोग हैं। तो ये जाति की राजनीति, और यूपी का आप देखिए, एमपी को देखिए, राजस्थान को देखिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहां सिर्फ हिंदुत्व का ही राजनीति अब चल रहा है। आपको याद होगा, इसी पटना में जेपी नड्डा ने कहा था एक बार कि क्षेत्रीय दलों को हम खत्म कर देंगे, जो रीजनल पार्टीज है। अभी तक बिहार में क्या हम देख रहे थे, लालू यादव हैं, एमओ समीकरण, मुस्लिम यादव का वोट लेके बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार हैं, लवकुश और ईबीसी का वोट लेके बैठे हुए हैं। कल एक कार्यक्रम हुआ था इनका, पान समाज का, आईपी गुप्ता का, वो अपना एक पार्टी बना लिए हैं एक जाति के वोट के आधार पर। मुकेश सहनी देखिए, मल्लाहों का अपना पार्टी बना लिए हैं। मांझी जी को देखिए, मुसहरलों का पार्टी बना लिए हैं। चिराग को देखिए, पासवानों का पार्टी बना लिए हैं। आप बिहार में किसी दल को उठाकर देख लीजिए, ये जो रीजनल पार्टीज हैं, जब तक इनका एग्जिस्टेंस है तब तक तो यही ना होगा कि एक पार्टी, अब कल दिन कोई एक और नेता खड़ा होगा, वो एक जाति का अलग पार्टी बना लेगा। इसको ही भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है और कई राज्यों में खत्म हो गया। यूपी देख लीजिए, सपा बसपा साफ हो गया। आप कोई राज्य उठाकर उदाहरण देख लीजिए, वहां के जो क्षेत्रीय पार्टियां वो खत्म पे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जो लालू का जो पॉलिटिक्स था, जो नीतीश का पॉलिटिक्स था, क्या बीजेपी उसी को कंटिन्यू करेगी? मेरा स्व आकलन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है और आकलन है कि ऐसा बीजेपी होने नहीं देगी। यहां पर भी हिंदुत्व का मॉडल चलेगा और यहां पर भी वही मॉडल पे काम होगा जिस मॉडल पे यूपी में काम हो रहा है, एमपी में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, और अगर बंगाल फतह कर गई तो वहां भी बीजेपी वही काम करेगी। तो थोड़ा धैर्य रखने का जरूरत है। आपका जो सवाल है, हम ये नहीं कहेंगे कि सम्राट चौधरी का पत्ता कट गया, लेकिन इतना जरूर है कि जितना हाइप दिया गया वो उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है उदीप्त कि सम्राट चौधरी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रमोट करके स्ट्रॉन्ग बना दिया। नहीं तो जो नेता 2017 में दूसरे पार्टी से बीजेपी में आया, 2020 में एमएलसी बने और उसके बाद सीधा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बन गए और उसके बाद तो फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। 2024 का जब चुनाव हुआ और उसमें जब बीजेपी बुरी तरीके से हारी तो अध्यक्ष पद से उनको हटा भी दिया गया, लेकिन तब डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो उनका तो प्रमोशन बीजेपी ही ना कर रही है, अपने बदौलत सम्राट थोड़ा जितना बड़ा फिगर बन गए हैं। ये तो अमित शाह का दया दृष्टि है और नरेंद्र मोदी का कि जिसको मन वो रातों रात हीरो बना देते हैं, रातों रात जीरो बना देते हैं, उसी श्रेणी में सम्राट चौधरी खड़ा होते हैं। लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ा बैड लक कहिए या कहिए कि इनके लिए जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया इस पूरे पिछले 1 महीने में, वो यही रहा कि ये नीतीश कुमार के मार्फत बीजेपी के सीएम बनना चाहे। एक बात देखिए, कल विजय चौधरी ने भी स्वीकार किया उस बात को। विजय चौधरी ने कहा कि इट विल बी बीजेपी हु विल डिसाइड देयर ओन सीएम। वो भारतीय जनता पार्टी होगी जो अपना मुख्यमंत्री तय करेगी, जदयू की इसमें कहीं सहभागिता नहीं है। अब याद कीजिए विजय चौधरी का बयान, जिस दिन राज्यसभा का नामांकन नीतीश कुमार ने भरा था, उस दिन विजय चौधरी ने कहा था कि नीतीश जी तय करेंगे कौन होगा सीएम, और कल क्या कह रहे हैं कि बीजेपी अब तय करेगी कौन होगा सीएम। बड़ा क्लियर मैसेज है। अगर नीतीश कुमार का मानती भारतीय जनता पार्टी तो ना ये सीएम पद से हटते, ना ये राज्यसभा जाते, और जिसको इन्होंने टिकट नहीं दिया राज्यसभा का, हरिवंश नारायण सिंह, उनको 2 घंटा पहले शपथ करा दिया गया इनसे। जिस दिन इनका शपथ हुआ है राज्यसभा का, उसके 2 घंटा पहले हरिवंश नारायण सिंह का शपथ जो है वो बीजेपी ने करवा दिया। तो कहां बीजेपी इनका सुन रही है? अब तो पार्टी भी मान रही है, अब तो विजय चौधरी भी मान रही है कि भाई कहीं भी जो है नीतीश कुमार का चल नहीं रहा है। तो बड़ा क्लियर है। इशारा था नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी को लेकर, हमने देखा कि जिस तरीके से
नीतीश कुमार जी यात्रा पे जा रहे थे तो सम्राट चौधरी को सबसे आगे कर रहे थे और बार बार इशारा कर रहे थे कि अब यही सब कुछ देखेंगे। तो नीतीश कुमार के चाहने के अनुसार अब मुख्यमंत्री नहीं होगा। यही तो ड्रॉबैक हो गया। देखिए एक बात समझिए, अगर अभी नीतीश कुमार का बात मानकर बीजेपी सम्राट चौधरी या किसी भी व्यक्ति को, मैं पर्टिकुलर सम्राट चौधरी की बात नहीं कर रहा, किसी नेता को जो नीतीश की पसंद है उसको अगर सीएम बना देगा भारतीय जनता पार्टी, तब तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ नीतीश पॉलिटिक्स हो जाएगा। तब तो बीजेपी वैसे भी बैकलॉग में आ जाएगी, पीछे हो जाएगी, भाई नीतीश कुमार अभी भी नेता है। और एक बात आप और गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, ये जो लोग कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, सीएम कोई हो, आज तक 20-21 सालों में ऐसे होता है ना कि बस में ड्राइवर होता है और कंडक्टर होता है, खलासी और ड्राइवर होता है। अब तक बीजेपी खलासी थी, ड्राइविंग सीट पर नीतीश बैठे हुए थे जी। अब बीजेपी ड्राइविंग सीट पे आ रही है और कंडक्टर या खलासी के रूप में जेडीयू उस भूमिका में काम करेगी। तो आज से 4 साल के बाद जब बिहार में फिर चुनाव होगा या 2029 का चुनाव होगा, उस समय जब बीजेपी जाएगी पब्लिक के पास वोट मांगने, तो किस मुद्दे पर मांगेगी? कहेंगे रोड तो नीतीश जी ने दे दिया, बिजली नीतीश जी ने दे दिया, सुशासन नीतीश जी ने दे दिया। तो जब सब नीतीश जी दिए तो आप क्या कर रहे हैं 4 साल से? आप ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है, बीजेपी को अपना फैसला लेना होगा और बिहार में अगले 4 सालों के अंदर इस तरह का मॉडल सेट करना होगा जहां पर नीतीश कुमार से आगे बढ़कर बात हो। अब कोई व्यक्ति को अगर घर चलाना होगा, अपने बाल बच्चा बीवी को पालना होगा, तो वो कैसे संभव है कि दूसरे आदमी के नेतृत्व में वो घर चलाएगा? कमाएगा वो तो चलाएगा वही। तो ये सब सिरे से सब बेकार बात है, इसका कहीं कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ड्राइविंग सीट पर होगी, बीजेपी अपनी सत्ता चलाएगी, अपना सरकार चलाएगी और बिहार को आगे लेकर अब चलना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक विकास का मॉडल बिहार को दिखा दिया है। मॉडल की अगर आप बात करें उदीप, तो हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कि अब तक लोगों ने नीतीश मॉडल देखा है काफी लंबे समय से, 20 सालों से, काफी लंबे समय से देखा नीतीश मॉडल। तो क्या मॉडल में बदलाव होगा? क्योंकि लगातार भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो नेता, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश मॉडल ही हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए बहुत लंबा इसका जवाब होगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। नीतीश कुमार जो है वो 70-80 के दशक की राजनीति कर रहे थे। नीतीश कुमार के लिए आज भी मुद्दा रोजगार था, सड़क था, बिजली था, पानी था, जबकि दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। आप जाइए गुजरात, आप जाइए मुंबई, महाराष्ट्र, आप देखिए वहां पर लोग अब एआई की बात कर रहे हैं। फैक्ट्रीज इन्वेस्टमेंट तो वहां पे आज से 25-50 साल पहले हो गया था। बिहार इन राज्यों की तुलना में 50 साल पीछे है अभी। तो बीजेपी को एक नया मॉडल सेट करना ही होगा और ये बात आप मानकर चलिए। अब वीडियो को हम लोग एंड में हम बता दे रहे हैं, समाप्ति की ओर हम लोग हैं, कि अगले 5-10 सालों के अंदर बिहार वो देखेगा जो हम शायद सोचे भी नहीं होंगे। हमारे पास रोड है, हमारा कनेक्टिविटी है, हमारे पास सब कुछ है, ऑल वी नीड इज इन्वेस्टमेंट। बिहार में जब तक पूंजी निवेश नहीं होगा, यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। और उसी मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी अगले 5-10 सालों में काम करेगी। उदीप, मेरा आखिरी सवाल होगा कि 48 घंटे के अंदर बिहार को नए मुख्यमंत्री मिलने जा रहे, कौन हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री? देखिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मैंने बताया ना। बस उदाहरण मैं एक दे देता हूँ आपको। 2017 में जब यूपी में सरकार बनने वाली थी, बनारस में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है और वहाँ पर एक और इनका मंदिर है, बाबा हैं, कोतवाल कहे जाते हैं, अब देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ। उनके मंदिर में जाकर मनोज सिन्हा जो हैं वो पूजा पाठ कर चुके थे, कुर्ता पजामा सिलवा लिए थे, इतर भी खरीद लिए थे कि यही इतर लगा के शपथ लेना है। और अचानक से वेंकैया नायडू पहुंचे और योगी आदित्यनाथ, जो ना एबीवीपी के थे ना आरएसएस के थे, लेकिन हिंदुत्व का उनका एक अपना एजेंडा था, केशव प्रसाद मौर्य भी उस समय जोर लगाए हुए थे सीएम बनने के लिए, लेकिन बना दिए गए। अचानक नाम निकला योगी आदित्यनाथ का। तो वेट एंड वॉच, बिहार में कुछ सरप्राइज उस तरह का मुझे लगता है कि बिहार को भी मिलने वाला है। चलिए, तो सियासी मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे अपने सहयोगी उदीप से। उदीप ने बताया कि किस तरीके से बिहार की राजनीति बदलने वाली है, किस तरीके से जो भाजपा है वो अपनी रणनीति तय करेगी। इस तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।